हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी हिंदी साहित्य से कर रहे हैं तो आपके लिए यह जो क्लासेज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आज की क्लास में हम कर रहे हैं कि हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया था। कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया था। तो आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। तो पहला है 1947, 1948, 1943 और 1945। आप वीडियो को पॉज करके कमेंट में आंसर दें। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है 1943। ठीक है, कि 1943 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली। तो भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? 1873 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, कि भारत का जो संविधान है उसके किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? किसमें है? 343 से लेके 351 तक जो प्रावधान दिए गए हैं, जो अनुच्छेद दिए गए हैं, उनमें है राजभाषा 343 से 351 तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? तो सघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन है क, ट, ज और ठ। तो महाप्राण और सघोष ध्वनि कौन सी है? ठ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चय स्वर है? तो कौन सा पश्चय स्वर है? आ है, ई, बड़ी ई और आ। ठीक है, आ, ई या आ। तो कौन सा है? आ आएगा। तो जैसे दो बार यहाँ पे दो बार आ टाइप हो गया है, तो पश्चय जो स्वर है वो है आ। अगला है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? कि तो हिंदी भाषा का जो सही अनुक्रम है वो है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ये हिंदी भाषा के जो विकास है उसका सही अनुक्रम है। पहले पाली आता है, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? कि जो मुंडा भाषा परिवार है उसका क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है राजस्थान, उसके बाद तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और छोटा नागपुर। तो मुंडा भाषा परिवार का जो क्षेत्र है वो है ऑप्शन 4, छोटा नागपुर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था? तो ऑप्शन 1 है भक्ति सागर, 2 सुख सागर, 3 काव्य सागर और 4 है प्रेम सागर। तो खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किस पुस्तक में हुआ था? प्रेम सागर में। किसकी है ये प्रेम सागर रचना? लल्लू लाल की, जो आधुनिक काल में आते हैं, लल्लू लाल की। भारतेंदु पूर्व जो कवि है उनमें आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है अष्टम, सप्तम, नवम या दशम। तो किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? अष्टम अनुसूची में भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? कि ग्रीम नियम है वो किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? जर्मन, फ्रेंच, रूसी या हिंदी। तो जो ग्रीम नियम है वो जर्मन भाषा के
नियमों से संबंधित है। उससे अगला है कि नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। ऑप्शन 1 है खरोष्टी, ब्राह्मी, नागलिपि या हिब्रू। ठीक है, तो जो नागरी लिपि का विकास है वो किस लिपि से हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होएगा, ब्राह्मी लिपि से। उसके बाद है निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। तो ऑप्शन 1 है अवधी, ऑप्शन 2 है खड़ी बोली, ऑप्शन 3 है मैथिली, ऑप्शन 4 है ब्रजभाषा। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती, खड़ी बोली। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे खड़ी बोली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया था। ऑप्शन 1 है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 2 है चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, ऑप्शन 3 है रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन 4 है इंसा अल्लाह खां। तो पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया था, तो ऑप्शन 2 सही रहेगा, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी। तो एक ऑप्शन 1 है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन 2 है 14 सितंबर 1949 को, ऑप्शन 3 है 14 सितंबर 1950 को, ऑप्शन 4 है 14 सितंबर 1947 को। तो हमारा ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 14 सितंबर 1950 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी। अगला है करम शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है अर्ध तत्सम, ऑप्शन 2 है तत्सम, ऑप्शन 3 है ऋणानुवाद और ऑप्शन 4 है तद्भव। तो करम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, अर्ध तत्सम से हुई थी। अगला क्वेश्चन है पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया था। तो किसे, ऑप्शन 1 है महाभाष्य, ऑप्शन 2 है अष्टाध्यायी, ऑप्शन 3 है योग वशिष्ठ और ऑप्शन 4 है बृहस्पति नीतिसार। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अष्टाध्यायी, कि अष्टाध्यायी के प्रयास से पाणिनि ने भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया था। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है। तो शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है, ऑप्शन 1 है प्रत्यय, ऑप्शन 2 है पद, ऑप्शन 3 है धातु और ऑप्शन 4 है उपसर्ग। तो शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता, इसमें करेक्ट आंसर होगा पद। पद का शब्द रचना में योगदान नहीं होता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है। ठीक है, तो किसमें, ऑप्शन 1 है मातृत्व, ऑप्शन 2 है ऑप्शन 1 है बचपन, ऑप्शन 2 है मातृत्व, ऑप्शन 3 है लड़के, ऑप्शन 4 है एकता। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा मातृत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा का संबंध किससे है। ऑप्शन 1 है शोरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन 2 अपभ्रंश, ऑप्शन 3 पश्चिमी प्राकृत और ऑप्शन 4 है अशुद्ध भाषा। तो हिंदी भाषा का जो संबंध है इसमें करेक्ट आंसर होगा शोरसेनी अपभ्रंश, कि हिंदी भाषा का संबंध शोरसेनी अपभ्रंश से है। अगला है भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया। नंबर 1 है लोक भाषा, नंबर 2 ऑप्शन 2 है जनभाषा, ऑप्शन 3 है देश भाषा और ऑप्शन 4 है अशुद्ध भाषा। तो अपभ्रंश ने भरत मुनि ने अपभ्रंश भाषा को क्या नाम दिया था, देश भाषा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, देश भाषा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। ऑप्शन 1 है संस्कृतनिष्ठ, ऑप्शन 2 है हिंदी उर्दू मिश्रित,
ऑप्शन 3 है दक्कनी हिंदी, ऑप्शन 4 है ब्रज अवधी और मिश्रित रूप। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, हिंदी उर्दू मिश्रित रूप हिंदुस्तानी शब्द का रूप है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ग्रीम नियम का संबंध किससे है? ऑप्शन 1 है स्वनिम विज्ञान, ऑप्शन 2 है अर्ध विज्ञान, ऑप्शन 3 है बोली विज्ञान, ऑप्शन 4 है कोश विज्ञान। तो ग्रीम नियम का जो संबंध है वो है स्वनिम विज्ञान से, जिसमें ऑप्शन ए है वो सही होगा। उसके बाद है अगला है निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? जिसमें ऑप्शन 1 है य, 2 ट, ऑप्शन 3 अक्षय और ऑप्शन 4 ग। तो इसमें अर्ध स्वर कौन सा है? उसमें होगा य, तो ऑप्शन 1 इसमें सही है। उसके बाद है बोली का लघुत्तम रूप, कि जो बोली है उसका लघुत्तम रूप क्या होता है? ऑप्शन 1 है व्यक्ति बोली, ऑप्शन 2 उपबोली, ऑप्शन 3 सहायक बोली, ऑप्शन 4 वर्ण। तो जो व्यक्ति बोली है वो बोली का लघुत्तम रूप है, इसमें ऑप्शन 1 सही रहेगा, व्यक्ति बोली। उसके बाद अगला है निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? जिसमें ऑप्शन 1 है उड़िया, ऑप्शन 2 बांग्ला, ऑप्शन 3 कन्नड़, ऑप्शन 4 असमिया। इसमें ऑप्शन 3 सही रहेगा, कन्नड़। द्रविड़ परिवार की भाषा है कन्नड़। तो ये हैं हमारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, उनकी सीरीज हमने शुरू कर दी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।